स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के टोटल फार्मूला को इस वीडियो में देखते हैं। क्लास 10 जो एनसीईआरटी आधारित है, कौन कौन सा फार्मूला पढ़ना है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, टोटल आपको 15 चैप्टर पढ़ने हैं। 15 चैप्टर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर आपका है वास्तविक संख्या। ठीक है, पहला नंबर क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है। तो पहला है आपका इक्विलिड। इक्विलिड विभाजन, विभाजन। ठीक है, एल्गोरिथम, एल्गोरिदम। ठीक है, इसको सिंपल इक्विलिड प्रमेय भी कहते हैं। इसमें यही होता है कि जब कोई एक धनात्मक संख्या ए है तो ए को तुम बी से भाग दोगे तो कोई ना कोई भागफल मिलेगा और कोई ना कोई शेषफल मिलेगा आर। तो यही जो है आपका इक्विलिड विभाजन एल्गोरिथम है, जिसमें आपको याद करना है, जहाँ ध्यान रखना है, जहाँ आर का जो मान होगा भाग देने वाला से हमेशा क्या होगा? कम होगा, लेकिन कभी जीरो भी हो सकता है और जीरो के बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन इक्विलिड विभाजन एल्गोरिथम है और इसका यूज हम लोग किस में करते हैं? एचसीएफ निकालने में। ठीक है, चलो पहला फार्मूला हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया फार्मूला पहला। दूसरा, ठीक है, दूसरा याद करना है आपको ये। ठीक है, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ए हो जाएगा, ये भी याद रख लेना। ठीक है, चलो तीसरा नंबर फार्मूला हो जाएगा। तीसरा नंबर हो जाएगा जब आपको एलसीएम, मतलब कि एलसीएम लसा और मसा निकालना है, उसमें रिलेशन होता है। तो लसा, ठीक लिख सकते हो, लसा गुने मसा। तो लसा गुने मसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ये लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये होता है। इसमें आपको कभी लसा कभी मसा निकालने के लिए हो जाएगा। तीसरा हो गया, पहला दूसरा तीसरा फार्मूला हो गया। बस ये फार्मूला से आपको सारा चीज और सोल्व करते हैं। कभी कभी लसा मसल निकालने का जो तरीका है याद रखना, लसा या मसल निकालने का तरीका एक तो मैंने देख लिया इक्विलिड विभाजन एल्गोरिथम, और दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। किसका? अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा होता है। ठीक है, ये होता है। तीसरा एगो है पांचवा नंबर फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा जैसे कोई भी एक नंबर है एक्स पे पावर एन, अगर एक्स जो है, एक्स जो है, एक्स अगर आप 2 और 5 का गुणनखंड है, क्या लिखेगा? 2 5 का गुणनखंड रहेगा है, तो इसका अंतिम जो होगा डिजिट, अंतिम जो अंक होगा, मतलब इकाई का अंक, तो इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक जीरो से समाप्त होगा, समाप्त होगा। ठीक है, बस ये आपको ध्यान देना। ठीक है, और एक आपको याद रखना है इसमें कि छठा नंबर कि कौन है शांत और कौन अशांत है। जैसे P बटा Q कोई नंबर है परिमेय संख्या, तो Q का अगर 2 और 5 का फैक्टर हो गया, 2 और 5, खाली 2 और 5, केवल क्या हो गया? केवल 2 और 5 का अगर फैक्टर हो गया तो हम उसको बोलेंगे शांत, और नहीं तो क्या हो जाएगा? अगर फैक्टर नहीं रहेगा तो अशांत हो जाएगा। चलो ये पूरा कंप्लीट हो गया तुम्हारा किससे? वास्तविक संख्या चैप्टर 1 से। ये सब इंपॉर्टेंट टोटल बताया हूँ। दूसरा देखते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, दूसरा आपका द्विघात बहुपद से देखते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए द्विघात बहुपद का जनरल जो फॉर्म है याद रखना, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, याद रखना, जहाँ a का मान 0 नहीं होता। ये द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, द्विघात बहुपद को हम ऐसे भी लिखते हैं px। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सबसे पहले तुमको क्या करना है? इसको सोल्व करना है। तो इसको जीरो निकालने के लिए इसका सॉल्यूशन मतलब जीरो। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं शून्यक। शून्य का मतलब इसका हल, हल मतलब इसका एक्स का वैल्यू। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? द्विघात बहुपद का मैक्सिमम 2 हो सकता है। ठीक है, चलो यहाँ पर पहला फॉर्मूला याद रखना है, अगर अल्फा बीटा शून्यक है, शून्यके हैं, तो यहाँ पे दोनों का सम, सम ऑफ शून्यकों का जोड़ जो होगा अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा -b/a, और प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा c/a। एक फॉर्मूला याद रखना है ये। ठीक है,
उसी तरह एक कभी कभी देता है क्यूबिक। तो क्यूबिक जो होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल जब देगा तो उस केस में क्या करोगे, क्यूबिक पोलिनोमियल केस में तुम्हें जब सबसे पहले जनरल फॉर्मूला एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होगा, ठीक है, जहां आपको लिखना है कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो ये दिया रहेगा, और इसके में अगर मान लें कि अल्फा बीटा गामा तीन 0 है, मतलब तीनों क्या शून्यके हैं, शून्यके हैं, तो इस केस में तीनों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का जोड़ जो होगा, शून्यकों का जोड़ जो होगा वो हो जाएगा माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, तीनों शून्य का गुणनफल जो हो जाएगा माइनस डी बटा ए, और दो का गुना करके जोड़ेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, तो ये हो जाएगा सी बटा ए। समझ गया, ये भी फार्मूला कभी कभी आपको दे देता है, समझ गए। चलो ये हो गया, दो गो इसमें दो हो गया, फार्मूला हो गया। चलिए अब हम देखते हैं, इसके बाद आपको टोटल हमने छः गो फार्मूला बताया है। छः के बाद आपको कौन सा एक 7वां नंबर फार्मूला, एक 8वां नंबर, ठीक है। इसमें अगर इसमें अब 9वां नंबर जो फार्मूला बनेगा, ठीक है, टोटल 9वां नंबर फार्मूला क्या बनेगा, 9वां ये बनेगा कि अगर मान लेते शून्यक दिया हुआ है, अगर अल्फा बीटा दिया है, मतलब शून्यक दिया है, तो इससे अगर मैं बहुपद द्विघात बहुपद बनाना है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद जो बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ, है ना, शून्यकों का जोड़ और एक्स और शून्यकों का गुणनफल, ये होता है। ये भी ध्यान देना, ठीक है। कभी कभी आपको शून्यक दिया रहेगा अल्फा बीटा, तो इससे ये बना लेना, समझ में आ गया। चलो इसमें और कभी कभी ऐसे ग्राफ से भी दिया है कि कितना बताओ, ये ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, इसे काट रहा है के बाद, तो बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कैसे है, तो निकालने का तरीका 1 2 3 बार काट रहा है, तो ये पी एक्स बहुपद जो है कितना, शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर चैप्टर जो है अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण के महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण जनरल फॉर्मूला लिख लो, जनरल सूत्र क्या लिख लो, देखो ये फॉर्मूला इस रूप में होता है, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखो ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म हो गए, युग्म मतलब दो को, ये पहला समीकरण मानते हैं, इसको दूसरा मानते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग सोल्व करना है, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको सोल्व करने का दो मेथड होता है, एक होता है ग्राफीय विधि से, ठीक है, ग्राफीय विधि से आपको ग्राफ बनाना होता है, और दूसरा होता है अलजेब्रिकली विधि से, बीजगणितीय विधि से, बीजगणितीय विधि से। बीजगणितीय विधि में आपको तुमको याद रखना होगा, पहला है जो कि विलुप्तीकरण होता है, विलुप्तीकरण, ठीक है, जिसको एलिमिनेशन कहते हैं। दूसरा क्या होता है, विस्थापन से होता है, और तीसरा क्या, ब्रज गुणन, ठीक है, ब्रज गुणन विधि, ठीक है। ये मेथड से आपको सोल्व करना है। तो इसमें फार्मूला, इसमें ज़्यादातर फार्मूला आपको है नहीं, फार्मूला थोड़ा सा और ध्यान देना है। ब्रज गुणन विधि का भी फार्मूला है जो कि आपको सिंपल जब बनाएंगे तो समझ में आएगा। फार्मूला की जब बात करते हैं तो इसमें क्या क्या सूत्र होता है, पहला है आपको पता करना है अनुपात का, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, इसके अनुपात से आपको पता करना है कि इसके जो हल होंगे कितने हल होंगे, ठीक है, ये दो चर वाले रिएक्शन के कितने हल होंगे। तो पहला कंडीशन याद रखना है, पहला जब a1 और a2 जिसका अनुपात अगर बराबर नहीं है b1 और b2, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ, तो पहला कंडीशन में इसके जो है ये दो समीकरण युग्मों का जो हल होगा ये केवल एक हल होगा, लिखना केवल एक हल, केवल एक हल होंगे। और जब ग्राफ की बात करेंगे तो इसकी ग्राफ जब बनेगी तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये दोनों लाइन, दोनों लेखा के ग्राफ होगा, वो कैसा होगा, ये होगा प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को काटेगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगा, समझ रहे हैं। चलो दूसरा कंडीशन भी याद रखना कि जब a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात के बराबर हो गया, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के अनुपात के, तो इस केस में केवल इसमें कोई हल नहीं होगा, क्या लिखना, कोई हल नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो कोई हल नहीं होगा, तो इसमें जो रेखाएं बनेगी वो बनेगी समांतर, क्या बनेगी, समांतर रेखाएं बनेगी। देखो प्रतिच्छेदी रेखा इस तरह का होता है, एक दूसरे को कहीं पर काटेगा, और समानांतर रेखा कैसे इस तरह का हो जाएगा, समझ में आ रही है। चलो तीसरा कंडीशन है, अगर तीनों बराबर हो जाएगा तो तीनों बराबर जब हो जाएगा तो इस केस में अनंत हल होंगे, क्या होगा,
अनंत हल होंगे और इसके में जो ग्राफ बनेगा वो समपाती बनेगा। क्या बनेगा? समपाती रेखाएं होगा। बात समझ में? खाली हिंदी में बता रहा हूँ, हिंदी बोर्ड के लिए ये केवल है। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना है खास करके। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको तो विधि बता ही दिया कि इस विधि से आपको हल करना है। ठीक है, देखिए चौथा तुम्हारा चैप्टर पढ़ना है, अध्याय पढ़ना है द्विघात समीकरण। देखो द्विघात समीकरण में जनरल जो सूत्र होता है, जनरल जो फॉर्म होता है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। द्विघात समीकरण है तो बराबर जीरो हो जाएगा, और जहाँ ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात को समान ध्यान रखना। ठीक है, इसमें कुछ कुछ आपको सबसे पहले चेक करने कहेगा कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो कुछ कुछ ऐसे ही फॉर्मूला याद रख लेना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ये वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इस पे तोड़ के तुमको बनाना है। और कभी कभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इस तरह का फॉर्मूला याद रख लेना। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और ए माइनस बी। ठीक है, इस तरह का भी फॉर्मूला याद रख लेना, क्योंकि पहले चेक करना कहेगा कि आपको द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, दूसरा है इसका हल निकालने का दो तरीका होता है। एक हल निकालने का तरीका होता है गुणनखंड विधि से, और दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है तुमको सूत्र से, द्विघात सूत्र से। ठीक है, द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र से कैसे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि तो आप लोग पढ़ चुके हैं, बीच वाला तोड़ने वाला। द्विघात सूत्र ये होता है कि एक्स बराबर याद रखना माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस सी बी 4ac बटा 2a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ गया? यही से यहाँ से दो को वैल्यू तुमको मिल जाएगा, मतलब एक्स का दो को मान यहाँ पर निकल जाएगा। तो यही आपको याद रखना है। ठीक है, समझ गए? तो एक सूत्र ये हो जाएगा आपको। इसमें एक और निकालना है आपका विविक्तर। विविक्तर कैसे निकलता है ये देखना है। ठीक है, विविक्तर विविक्तर ठीक है, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनैंट कहते हैं। विविक्तर डी का वैल्यू जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। ये भी फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। हमने हल जो है इसमें फॉर्मूला मिल लिया आपको। द्विघात समीकरण का हल करने का हैगा तो आप ये द्विघात सूत्र से, चाहे तो ग्लोटन विधि से, एक हो पूर्ण पूर्ण स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग विधि से भी सोल्व किया जाता है। सॉरी, इसमें आपको एक और मेथड आपको यहाँ पर रखना याद करना है, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से भी करना रहता है। समझ रहे हैं?